यू एक करेंगे क्या? हर 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हम्म। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। अ, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, एक दिख बार रहा है। कंफर्म करिएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है ना, थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में आगे निकलेंगे इसको करते हुए। एक्चुअली जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, इस पे दो जगह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। पहला तो पॉइंट है जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और दूसरा पॉइंट हो गया अपना केपीकेसी का कैलकुलेशन जो होता है ना, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। मैक्सिमम चांसेस जो रहेंगे, अब अलग अलग शिफ्ट है तो लीच एक जगह लीच चैटलियर्स पूछेगा, दूसरे में केपीकेसी पूछेगा, है ना। और यही सीक्वेंस मेंटेन करता हुआ चलता है। तो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें अपन, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को मेनली एक्सप्लेन करता है। एंड जो भी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, उनके बेसिस पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। थोड़ा स्पीड में ज्यादा ही रखूंगा, है ना। तो जो जो मेन मेन पॉइंट है ना, जहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवाना है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है भाई। अरिजीत। हाँ सर। तो अब पहला टर्म आता है इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के लिए एक पॉइंट या टाइम है ना, जिसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रहे ना, वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए। और इस स्टेज पे ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये टाइम के साथ वैरी नहीं करते। तो मैं ये नोट्स आपको भेज भी दूंगा आफ्टर क्लास, तो जो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, जस्ट उसको एक बार देख के रिवाइज करना आपको, है ना। तो सिंपल सा फंडा हमने ये देखा कि जब भी इक्विलिब्रियम को अपन डिफाइन करेंगे ना, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। एंड एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। और ये टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा। हमें हर जगह ना ये दो कंडीशन लेके चलना है। अदर फॉर्म में डेफिनेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम का, कि कोई भी ऐसा स्टेट सिस्टम का जहाँ पे जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है ना, वो अगर कांस्टेंट हो जाए, तो हम उस स्टेज को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? जी, यहाँ पे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या? अरिजीत, इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है भाई, एक बार कंफर्म करना। नहीं है। नहीं। देन अगर कहीं पे जैसे मान लो कि आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अप्रोचिएशन, ए टू बी अगर आप मूव कर रहे हैं, तो बोलते हैं अपन रिलेट। आप क्या हो सकता है ग्राफिकल अप्रोच के, जैसे मान लो मैं रेट वर्सेस टाइम का कोई कर्व ड्रा करता हूँ, है ना। रिएक्शन के लिए ड्रा कर रहे हैं ए टू बी कन्वर्ट होने में, ये फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म कंडीशन, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए। सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
हेलो, अभी मेरा वॉइस हाँ क्लियर है? सर। एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। हाँ सर, वॉइस क्लियर है। नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया था। ठीक, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोगों ने जिस पॉइंट की बात की थी ना कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, कि वो पॉइंट जहाँ पे रेट कांस्टेंट और इक्वल हो जाए और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ चार टाइप के आपको कर्व पूछे जाते हैं जनरली, है ना, कि कौन कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, या इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सर बोलिए। सर अभी तक कितना बस पढ़ा है? एक पेज डेफिनेशन बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। ठीक अब हमारे पास ना जो इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करोगे तो एक्सटेंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। एक्सटेंट का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो अल्फा के बेसिस पे ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ये बोल दे कि अल्फा इन बिटवीन 0 to 1 है ना। तो हम ये बोलेंगे रिएक्टेंट का रेट ऐसे डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का रेट ऐसे डिक्रीज हो रहा है। और ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ ना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट ना, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर आप इधर मूव कर रहे हो, इस पॉइंट के बाद आपको कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनता हुआ दिख रहा होगा। दैट मींस दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के बाद ये जो भी पॉइंट दिख रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड कंडीशन, अगर अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाए, मतलब जितने भी रिएक्टेंट थे ना, इनका 100% डिसोसिएशन हो जाए, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन क्या होगा? 100% हो जाएगा, है ना। तो ये जो कंडीशन बन रहा है, इस कंडीशन को भी आप क्या बोल दोगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल दोगे। और कहीं कहीं पे अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबल है ना, या बहुत कम डिसोसिएशन रहेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? कर्व का नेचर कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। तो हमारे पास टोटल चार टाइप के कर्व ड्रॉ होंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, है ना। ये स्टार्टिंग के दो जो कर्व है ना, ये अल्फा का वैल्यू जब 0 से 1 के मिड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये एक अल्फा इक्वल्स टू 1 है, 100% डिसोसिएशन, और ये नेग्लिजिबल डिसोसिएशन। तो ईच एंड एवरी पॉइंट में हमें वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर करना है जिसके पास कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो एक ये लॉजिक लेके चलोगे कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमें अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर दिया रहे, तो हमें क्या देखना है? कांस्टेंट वैल्यू देखना है। अगर रेट वर्सेस टाइम दिया रहे, तो रेट का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, कि जो कि अपन ने लास्ट पेज पे ये देखा था ना, ये रेट वर्सेस टाइम का कर्व है। और ये चार कर्व जो है ना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक बार कंफर्म करिए आप लोग। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए ना, तो हम ये सिंपल बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको डायनामिक इन नेचर होता है। एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अब कहीं कहीं ना लैंग्वेज में ऐसा लिखा मिलेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। तो आप क्या बोलोगे? ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इधर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की मूव करोगे जब फॉरवर्ड जा रहे हो, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो ये एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। तो अपन इधर से भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, है ना। एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमेशा जिस कंटेनर में हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने वाले हैं, उस कंटेनर का नेचर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर ओनली। कोई कंफ्यूजन है यहाँ? बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं है। नहीं। अब एक ये लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैटलिस्ट जो है ना, पढ़ के आए हैं बचपन से इसको, है ना, कि कैटलिस्ट जो रहता है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट क्या करता है ना, कंडीशन को चेंज कर देगा या अल्टर कर देगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो रहता है उसको कम कर देता है, पाथ अलग सेलेक्ट कर लेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए।
अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना थ्योरेटिकल अप्रोच की आने के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, या पीवाईक्यू में जो पूछा गया क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम, उसमें एक क्वेश्चन ये कॉमन दिखेगा आपको कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन गिव फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, है ना। दैट इज सिस्टम हैज नो मोर ड्राइविंग फोर्स। एनर्जी जो है मिनिमम स्टेबल का मतलब है एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और ये डायनामिक नेचर था ना तो एंट्रोपी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये 3 स्टेटमेंट है ना, ये 3 पॉइंट है ना, ये मोर देन वन चैप्टर में इसका यूज होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा याद रखोगे, डेल्टा जी 0 होगा, एनर्जी मिनिमम होगा एंड एंट्रोपी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई? अब जितने भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे ना या पूछे जाएंगे, उन सब में हमें ये फंडा यूज करना पड़ता है, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब लॉ ऑफ एक्टिव मास का सिंपल मीनिंग समझना है। सबसे पहले हमें इन पॉइंट पे फोकस करना है। ये 3 जगह यूज होने वाले हैं आपके, है ना। थर्मोडायनामिक्स में भी अपने यूज किया था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जब करेंगे वहां पे भी यूज होगा, है ना, और इक्विलिब्रियम में तो यूज होता ही होता है। तो गैस के केस में जो एक्टिव मास होता है ना, उसको हम बोलते हैं आइदर ये मोल होगा या फिर पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। इन केस ऑफ गैसियस कंपोनेंट, हम अगर बात करें ना एक्टिव मास का मीनिंग क्या होता है, तो या तो हम इसको मोल बोलेंगे या फिर हम इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज करेंगे। तो अगर प्रेशर गिवन है तो पार्शियल प्रेशर को क्या लेके चलोगे आप, एक्टिव मास, है ना। अगर मोल गिवन है तो मोल को हम एक्टिव मास लेके चलेंगे। और लिक्विड, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो एक्टिव मास की तरह एक्ट करता है। एंड फॉर सॉलिड और प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज हम एक्टिव मास को यूनिटी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं ना, कांस्टेंट दैट मींस यूनिटी 1 लेके चलेंगे। जिसका भी कोई डेटा अगर गिवन नहीं है ना तो उस केस में आप ऑलवेज क्या रखोगे, 1 रखोगे, यूनिटी रखोगे। अब एक्टिव मास होता क्या है, तो एक्टिव मास ने ये बताया कि जब भी अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट अगर निकालते हैं, है ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहे या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रहे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास a प्लस बी दिस गिव c प्लस डी है, तो हम रेट का दो एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो हमने ये लिखा। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है, तो हमने ये लिखा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, है ना। हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो के एफ बाय के बी आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। हम कंसंट्रेशन के टर्म में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे तो केसी इसको बोला जाता है ना। तो आइदर आप इसको के इक्यू बोल दो या फिर केसी बोल दो। जिस टर्म में आप यहाँ पे यूनिट लेके चलोगे या डेटा लेके चलोगे, हम उसी के टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे। अगर मैं पार्शियल प्रेशर लेके चलूंगा तो ये केपी हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन लेके चल रहे हो तो इसको हम केसी बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे बच्चे, एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं है। नहीं। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने ये सिंपल फंडा बताया कि कहीं अगर कोई कोएफिशिएंट आ जाए तो c टू द पावर n1 d टू द पावर n2 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m1 इंटू b टू द पावर m2 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे गैसियस कंपोनेंट अगर गिवन है ना, अगर मेरे को कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता था, एनआरटी। पी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एन बाई बी आर टी, है ना, दैट इज पी इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कंसंट्रेशन को। अगर मैं कहीं पे आर का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट अगर एज्यूम कर लूं, है ना, तो प्रेशर जो है ना वो कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था कंसंट्रेशन वाले, उसको हमने सिंपल पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट कर दिया, पीसी टू दी पावर n1 पीडी टू दी पावर n2 डिवाइडेड बाय पीए टू दी पावर m1 इनटू पीबी टू दी पावर m2। और हमने प्रेशर लिया है इसलिए मैंने इसको केपी लिख दिया। अब ये जो स्मॉल पी है ना, ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब भी अगर आप किसी कंटेनर में बहुत सारे गैस लेके चलोगे क्लोज कंटेनर में, तो अलग अलग गैस का प्रेशर अलग अलग होगा। हमें टोटल प्रेशर पता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का अगर प्रेशर निकालना है ना, इसका प्रेशर बाय टोटल प्रेशर जो होगा उसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से निकालेंगे अपन।
अगर मान लो सी के लिए अपन निकाल लेते तो टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये है एनसी डिवाइडेड बाय एनटी, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है ना, केपी इक्वल्स टू केसी अपॉन केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी डायरेक्टली आते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन जेईई मेंस में। मैक्सिमम पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको बहुत जगह इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट दिख गया होगा। तो पहला जो मेन फॉर्मूला है ना इस चैप्टर का, वो है के लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट, एंड सेकंड है केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। अब ये जो डेल्टा एन रहेगा ना, अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो हमेशा हमें डेल्टा एन जी के टर्म्स में बात करना है, जो भी हाईली एक्टिव सब्सटेंस रहेंगे। अगर हेट्रोजीनियस रहा तो मैंने नीचे लिख दिया है ना, इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम ओनली हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस को कंसीडर करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन। अरिजीत, ये पॉइंट क्लियर है ना भाई? सर। अब यूनिट की अगर बात करते हैं तो केपी का वैल्यू क्या था, केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना। केपी का आइदर यूनिट क्या रहेगा, एटीएम। अगर आप इसको एटीएम में लोगे तो केसी कंसंट्रेशन था मोल पर लीटर होगा। बट अगर हम इसका वैल्यू पास्कल में लेते हैं, जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि इसका वैल्यू पास्कल में लिया जाएगा, तो जब आप इसको पास्कल में लोगे तो इसका वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होगा, तो ये मोल पर मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो एटीएम के केस में ना आर का वैल्यू हम 0.08 या 1/12 यूज करेंगे, और अगर पास्कल गिवन रहे तो आर का वैल्यू हम 25/3 या 8.314 यूज करने वाले। क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो अरिजीत, कोई कंफ्यूजन? देन नेक्स्ट जो रिजल्ट हमें, एक बार पिछले पेज में दिखा दीजिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए। हमें जस्ट ये फॉर्मूला एक बार याद रखना और एक ये कंसेप्ट याद रखना। क्लियर? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सर यूनिट्स देख रहे हैं, एक बार रुकिए। हाँ यूनिट देख लीजिएगा कि आपसे न्यूमेरिकल गलती करोगे ना, अगर कहीं पे मिस्टेक करोगे तो वो यूनिट नहीं करने वाले, कैलकुलेशन आप कर लोगे आसानी से, है ना। कैलकुलेशन ज्यादा टफ पूछेगा ही नहीं चैप्टर से। हाँ सर, नेक्स्ट पेज में जा सकते और हैं। कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई? सर बन गया ये, मतलब ये देख लिए। ओके, जवार्गो तेरा कोई कंफ्यूजन? अब हम डेल्टा नहीं एन सर। के वैल्यू पे है ना सारा कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर कहीं पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ गया ना, तो आपको वही एक ही चीज निकालना है ना, केपी निकालिएगा या केसी निकालिएगा, वही केपी के इक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है ना, तो केपी का वैल्यू ग्रेटर देन केसी होगा, और डेल्टा एन अगर निगेटिव आ गया तो केपी लेस देन केसी हो जाएगा, है ना। तो एक ये डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से ना, हम इक्वेशन के हेल्प से ये फंडा अप्लाई करेंगे। डेल्टा एन तो क्वेश्चन को देख के ही समझ में आएगा कि क्या कोएफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंग तो अपन बात करेंगे। अब हमारे पास में इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट था ना, केपी और केपी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनसे क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। डायरेक्ट इस चैप्टर से एक पॉइंट लेके चलेगा, जैसे कोई कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, एक काइनेटिक्स से उठा लिया, एक थर्मोडायनामिक्स से उठा लिया, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठा लिया, और पूछ लेगा कि कितने एक्सपेरिमेंट करेक्ट है। वहां पे इन टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी है, ये वन एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करने वाला। अगर कहीं k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस k का वैल्यू क्या था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, दैट मींस ये प्रोडक्ट फेवरेबल है। और लेस देन 1 आ जाए ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट फेवरेबल है। सर बोला लास्टली जब क्वेश्चन बना रहे थे, मैच द फॉलोइंग जितना भी केमिस्ट्री का है वो सब इजी रहता है। हाँ बहुत वो आसान। दो मैच द ऑप्शन से फॉलोइंग ही में अभी एलिमिनेट हो जाता है। दो लिस्ट ऑप्शन मैच से। कर दिया है ना, हाँ, लिस्ट मैच आसानी से हो जाएंगे आपके। लिस्ट मैच दो ऑप्शन से बन जाता है पूरा। हाँ 2 ऑप्शन से बन जाएंगे। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस मींस 26 में मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। जब भी आप रिवीजन करने जाइएगा ना, तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, 1 घंटे अगर आपने फिर से रिवाइज कर लिया ना, तो इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे सियोरिटी रहता है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 3 ही टॉपिक है जिसपे हमें फोकस करना है। तो पहला टॉपिक ये है, मैंने लिख भी दिया, मींस 26 किसी ना किसी के शिफ्ट में आएगा ही आएगा पेपर, कंफर्म है ये, है ना। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना, इसी का एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में अपन देखते हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के का वैल्यू इनवर्स हो जाएगा, है ना। अगर हम किसी रिएक्शन को ना किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं,
है ना? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट, उस नंबर का रूट में आ जाएगा। जैसे 2 से आप डिवाइड करो तो स्क्वायर रूट, 3 से डिवाइड करो तो क्यूब रूट हो गया, है ना? 4 से डिवाइड करोगे तो फोर्थ रूट में आ जाएगी। अगर किसी इक्वेशन को आप b से मल्टीप्लाई कर दो ना, या n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो k का वैल्यू जो है ना वो नंबर से पावर में चला जाएगा। जैसे n से आपने मल्टीप्लाई किया तो k टू द पावर n हो जाएगा। डिवाइड करने से रूट में चला जाता है, मल्टीप्लाई करने से पावर में चला जाएगा, और अपोजिट लिखने से इनवर्स हो जाता है। अगर हमें किसी भी रिएक्शन को 2 या मोर देन 2 स्टेप्स में अगर लिखना है तो फाइनल स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिविजुअल स्टेप के इंडिविजुअल कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है भाई? कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो? नहीं। अब इस फंडे का यूज करते हुए 2-3 क्वेश्चन है ना? पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस तो रहा ही है, वो ये है। करिए, ट्राई करिए। पहले वाले का 8 पहले वाले का 8 होगा। सर 8 होगा। पहले वाले का 8 होगा। पहले वाले का 8 होगा। क्या करेंगे? एक्सडब्ल्यू बनाना है तो एक्सडब्ल्यू बनाने के लिए क्या करोगे? आप सबको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हो जाएंगे? ये सारे वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसके लिए, क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम जो होगा ना, या हम के फाइनल अगर लिख लेते हैं ना, इसके लिए अगर मैं के लिख दूं, के इक्वल्स टू k1 इंटू k2 इंटू k3 हो गया। आंसर क्या है? 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अरजीत भाई आंसर बताइए। अरिजीत, एक बार बता कंफर्म रहे कर बता भाई। रहे बता रहे। ओके ओके। सर 1/kc का होल स्क्वायर। 1/kc का होल स्क्वायर, तो आंसर 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें बताइए क्या होगा। दोबारा को आंसर क्या आया? कैलकुलेट कर रहा हूँ। करिए। सर 416 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट करना ट्राई भाई, क्या होगा? सी होगा। सी होगा। अरिजीत सी आया? हाँ सर सी आ गया। ओके। देन एक और लास्ट।
सर मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म कर। तो क्लियर है। आंसर बताइए क्या है। आंसर आ गया 4। देवार्गो 4 आ गया। सर आ आ रहा है। रहा है, ओके। आ गया सर। आ गया ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार बता देखिए एक देंगे। बार फिर से देखिए, एक बार ट्राई करिए। हाँ सर, आ गया आंसर। आ गया। चलिए, अब इक्विलिब्रियम की अगर बात करें ना, तो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे फेज सबका सेम रहे, है ना, ओवरऑल रिएक्शन सेम स्टेट में जा रहा है, गैस है तो गैस 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 भी रहने चाहिए। पर जहाँ पे मोर देन वन फेज रहेंगे उसको अपन हेटेरोजीनियस बोलेंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो आपसे क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं ना, वो होमोजीनियस से ही बनेगा। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, गैसेस इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन रहेंगे जिनमें डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 आएगा। कुछ ऐसे रिएक्शन रहेंगे जिनमें डेल्टा एनजी का वैल्यू लेस देन 0 एंड कुछ ऐसे रिएक्शन रहेंगे जहां पे डेल्टा एनजी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। और इक्वेशन भी ना इनके फिक्स ही रहते हैं। आप जब भी देखोगे ना, मोर देन 99% क्वेश्चन यही सेम इक्वेशन लिख के आएगा, इसके अलावा कुछ देता ही नहीं है ना। तो जब डेल्टा एनजी का वैल्यू आप 0 ले रहे हो, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल फॉर्म्ड हो गया। हमारे पास ये इक्वेशन है, डेल्टा एनजी 0 में 99% चांसेस इसी इक्वेशन पूछने के रहते हैं। 1% ये दे देगा आपको A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, है ना। तो हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा। अब इसके मोल 2 थे, इन दोनों के मोल 111 है, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 है। अब हमें न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या रखना है, तो क्वेश्चन में ए और बी के या तो मोल गिवन रहेंगे, है ना, कहीं कहीं पे वॉल्यूम भी दिया रहेगा आपको, या फिर डायरेक्ट मोलरिटी दे दिया। तो हमने H2 के मोल को A माना है, I2 के मोल को B माना है। इनिशियली प्रोडक्ट का मोल अभी 0 होगा, तो इनिशियल मोल A प्लस बी था। एट इक्विलिब्रियम इससे ए एक्स पार्ट अपने डिसोसिएट करवाया, जो इसका कॉफिशिएंट है उसके टर्म्स में डिसोसिएशन करवाना। इससे भी एक्स पार्ट डिसोसिएट हुआ और ये 2 था तो 2x बना होगा। ये है इक्विलिब्रियम के मोल। a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस का 2x, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया। तो इनिशियल मोल जो था ना, वही इक्विलिब्रियम के मोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एनजी का वैल्यू 0, मोल में चेंज कुछ भी नहीं दिखा है। अब हमें इक्विलिब्रियम के मोल पता चल गए हैं, वॉल्यूम हमने अज्यूम कर लिया v, तो मैं कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। और केसी का वैल्यू क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वॉल्यूम वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, ये वी स्क्वायर था, नीचे वी इंटू वी स्क्वायर, ये भी खत्म, है ना। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, 2x स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स।
अब अगर हम Kp निकाले ना तो Kp के लिए क्या करना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम के मोल हमें पता है, इंडिविजुअल मोल हमें पता है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है ना, इनटू टोटल प्रेशर। सेम इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू Pt, इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू Pt। और Kp का भी एक्सप्रेशन सेम आएगा, है ना, partial pressure due to Hi to the power stoichiometric coefficient divided by partial pressure of H2 and partial pressure of I2, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, सेम दिख रहा होगा। तो यहाँ से फाइनली हमने प्रूफ कर लिया कि डेल्टा एनवी जीरो में ना केसी का वैल्यू केपी के इक्वल होता है। कुछ भी पूछे ना, आप कोई भी एक्सप्रेशन लगा दीजिए, है ना, दोनों में से आपके आंसर सेम ही आएगी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है भाई अरिजीत? तो नहीं है। अब जो मेन पॉइंट है ना, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बस ये पॉइंट चाहिए यहाँ पे। सपोज अगर मान लो कि a इज मच ग्रेटर देन x है एंड b इज मच ग्रेटर देन x है, तो a माइनस एक्स को a लिखूंगा, b माइनस एक्स को b लिखूंगा, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बाई ab, है ना। दैट मीन्स हम ये फाइनल पॉइंट कंक्लूड करते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर डेल्टा एन जी जीरो जो होता है ना, वो वॉल्यूम और प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। तो जब अपन लीच चटलियस प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं इसी पॉइंट का एप्लीकेशन पार्ट आपको बताऊंगा कि डेल्टा एन जी जीरो में ना ये वॉल्यूम और प्रेशर से इंडिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव, दैट मींस इनिशियल मोल इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा था, तो चेंज का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। सेम अप्रोच से हम चल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, सेम अप्रोच से अपन ने चले हैं। तो डेल्टा एनजी जीरो में जब हम सारे अप्रोच लगाएंगे ना, तो केसी में ना एक टर्म वॉल्यूम बच जाएगा, है ना। वॉल्यूम का स्क्वायर जो होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे आया होगा समझना है। हमारे पास इक्वेशन है n2 प्लस 3s2, दिस गिव्स 2ns3। हमने सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो पावर में 2 आया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था। तो वॉल्यूम जो है ना, ऊपर नीचे v टू द पावर 2 आया होगा और सबसे नीचे v टू द पावर 4 आया होगा। तो v टू द पावर 2 है ना, वो ऊपर में बच गया होगा, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि अगर कहीं पे डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के लिए अगर हमें केपी या केसी निकालना है और आप कंसंट्रेशन को लिखना अगर भूल गए हो, है ना, तो लास्ट में हमें क्या करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक तो कंसंट्रेशन भी लिखेंगे और वॉल्यूम, वॉल्यूम के स्क्वायर से जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपके करेक्ट आंसर नहीं आएंगे। अरिजीत, ये लॉजिक समझ में आया? सर ये याद था सर। अब देखो, इसको केपी के टर्म्स में अगर लिखे ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखना, ये वाला टर्म तो सेम ही रहेगा। अब पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। अब वी को हमें पी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना, तो मोल चेंज हो रहे हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, n बाई पी के इक्वल होगा, है ना, n बाई पी। अब v स्क्वायर है तो n स्क्वायर, n बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या है, a प्लस बी माइनस का 2x। तो आपने v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, टोटल मोल बाई पीटी का होल स्क्वायर। तो केपी निकालने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। अरिजीत, ये क्लियर है भाई? अरिजीत क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब भी अगर डेल्टा एम जी का वैल्यू लेस देन जीरो रहे ना, तो हमने जब एक्सप्रेशन में ये एज्यूम किया कि a माइनस एक्स को a लेते हैं, b माइनस एक्स को b लेते हैं, तो डिग्री ऑफ लास्ट पॉइंट क्या, फिर से बताइए। लास्ट पॉइंट एक रिपीट कर दीजिए। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाया भाई। ये जो वॉल्यूम है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाई पी लिख सकता हूँ। आरओटी तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, तो ठीक है। एन क्या है, मोल, इक्विलिब्रियम के टोटल मोल को रिप्रेजेंट करना होगा। तो फॉर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, जो डिसोसिएशन होता है ना, वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। सेम अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अगर आ जाए, तो इसमें अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे ना,
तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिएगा डेल्टा एम जी लेस देन 0 में वॉल्यूम के इनवर्सली है, प्रेशर के डायरेक्टली है ना। डेल्टा एम जी ग्रेटर देन 0 में वॉल्यूम स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम जब a माइनस एक्स बी माइनस एक्स में x को नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो इस x को नेग्लेक्ट करने का एक तरीका भी है कि अगर केसी बाई इनिशियल वॉल्यूम जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 अगर आ जाए, देन x को हम इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत, अरिजीत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन के हेल्प से मैं थोड़ा सा लॉजिक आपका चेक करूंगा, है ना। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आई थिंक मेंस 2020 में मिला होगा, है ना। ट्राई करिए एक बार, आंसर क्या होगा। सर 1800। 1800। देवार्गो आंसर आ गया ना भाई? हाँ सर आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्राई कर लीजिए। अरिजीत आंसर आ जाए तो बता देना भाई।
हाँ तो 44 आ रहा है 44 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई द हाँ वन तो को आ गया 44 ना? है ओके ओके सर नहीं आया। नहीं आया, ट्राई करिए एक बार। ये तो मेंस 23 का इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। सर मेरा गलत आ रहा है। गलत आ रहा है, मतलब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या किए हो आप एक बार बताइए। KC इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 बाई 0.6 इंटू 0.6। अरिजीत सही किया है। हाँ सही तो आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करके पूछा है ना 10 टू पावर स्क्वायर स्क्वायर से 10 का 10 स्क्वायर से का स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके पूछा है ना। सर बट सॉरी सर मैंने नहीं देखा 10 स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई। अरे यार ऐसा मत कर भाई, जे मेंस में आजकल के पेपर ऐसे ही आते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। आ गया नाम? हाँ सर आ गया। सर आ गया ओके चलिए देन ये सब थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट है। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करिएगा जो क्रॉस किया हुआ नहीं है, मेंस 23। अरिजीत मेरा स्क्रीन दिख रहा है भाई? हाँ सर दिख रहा है ओके ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो भाई। सर 1 आ रहा है। मन आ रहा है। हाँ सर 1 आ रहा है मन आ रहा है। सर अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है अरे ये अभी मतलब का जितना क्वेश्चन है 23 जितना पेपर 24 जितना पेपर 25 दिया है इतना इजी क्वेश्चन नहीं था टेस्ट सीरीज में। ना टेस्ट सीरीज में नहीं नॉर्मल जो पीवाईक्यू का टेस्ट दे रहा है 25 का पीओक्यू में तो है, अभी पीओक्यू का भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। पीओक्यू ये तो 24 23 25 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भाई। हर एक पेपर में नहीं देता है, लेकिन मैं ये बताया ना कि आइदर या तो आपसे लिटरेचर्स का पूछेगा, नहीं तो यहाँ का पूछ लेते हैं। अब लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम का वेटेज थोड़ा कम था, तो इस बार वेटेज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। ठीक है हाँ सर ये फैक्टर भूल गए थे क्या चलिए ठीक। वेटेज कम था लास्ट था हाँ लास्ट ईयर वेटेज इक्विलिब्रियम का वेटेज कम था, रिडॉक्स का वेटेज कम था, है ना। इवन बॉन्डिंग का भी वेटेज कम था लास्ट ईयर। ठीक है चलो ये वाला करो फिर।
तो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला जैसा, सी आ रहा है। सेम आ रहा है ना, ठीक है ओके। चलिए हेट्रोजी अब होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रिया अगर कहीं पे पूछ लेना आपसे, तो लिक्विड इक्विलिब्रिया में जस्ट एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि केपी जो होता है ना वो इसके लिए डिफाइन नहीं किया जाता है ना, क्योंकि कोई गैसेस फॉर्म है नहीं तो केपी हम डिफाइन नहीं करेंगे, ओनली केसी डिफाइन होगा। और केसी का जो अप्रोच है ना वो सेम रखने वाला अपना। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है अरिजीत? हेलो। सर नहीं है कंफ्यूजन। देन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया से फिर रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब अलग अलग फेज के कंपोनेंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट रहे ना तो अपन हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस में जो केपी और केसी निकालेंगे ना, जैसे ये सॉलिड दिखा, ये सॉलिड और ये गैस है, तो जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस रहेंगे ना हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग टू पूरे रिएक्शन को डील करना है। तो हाईली रिएक्टिव क्या दिखा? गैस। तो जो भी डेटा आप निकालोगे इसी के बेसिस पे निकालोगे। तो केसी का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2, दैट इज इसके मोल अगर एक्स है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन रहेगा बी ना, तो एक्स बाई बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? केसी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हमें केपी निकालना है ना तो केपी डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना। जो भी प्रेशर पूरे कंटेनर में लग रहा होगा वो ड्यू टू CO2 लग रहा होगा। तो क्वेश्चन में जो प्रेशर गिवन है उसी प्रेशर को हम क्या बोल देंगे? केपी बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? नहीं है। और सर बोल रहे हैं आप थर्मोडायनेमिक्स का एक बार पूरा पेज सेंड कर देंगे, पूरा पीडीएफ, हाँ मतलब जो सेंड कर दूंगा। रिसेंटली पढ़ा है जो। वो तुम्हें भेज दिया था ना? मेरे को लगा कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है फिर थर्मोकेमिस्ट्री चालू हो गया था ना। हाँ, तो दो अलग अलग पीडीएफ नहीं भेजे हूँ क्या? हाँ दो भेजे थे तो एक बार देख लेंगे वही था क्या नहीं। और देख ये लेना वाला एक बार नहीं। वो शॉर्ट नोट्स में काम आएगा, तो वो चैप्टर का कुछ कुछ चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना नहीं है। ठीक ठीक भेज दूंगा। ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग? व्यवहार को एक बार ट्राई करना भाई, क्या होगा आंसर। हाँ सर कर रहा हूँ। प्रजीत आंसर आ जाए तो बता देना भाई।
डिसोसिएशन का कुछ फॉर्मूला था ना ऑप्शन सी कैलकुलेशन करने के लिए? ऑप्शन सी सिंपल लगाइए, जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा वो अप्लाई कर दीजिएगा। मोल के अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं, कितने से कितना बना है। मोल डिसोसिएटेड पर यूनिट जो होता है वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हाँ सर सब बन गया। तुम्हारे को तो आंसर आ गया ना भाई? नहीं सर। ट्राई करो। आ गया ना भाई? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा ना, हमने क्या पढ़ा अभी कि ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। तो हेट्रोजीनियस में जो केपी का वैल्यू है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग टू निकलेगा। तो केपी का वैल्यू क्या था? 6 एटीएम। तो ये पहला डायरेक्ट आ गया। दूसरा, जब भी अगर कोई अदर कैलकुलेशन करना है तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर मेरे को पता है, वॉल्यूम पता है ना। आर का वैल्यू अगर प्रेशर एटीएम में है तो हमने आर का वैल्यू क्या लिया? 1/12 या 0.08 लेंगे, है ना। टेम्परेचर केल्विन में ले लीजिए तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करें, सर हेलो, हाँ बोलिए ना। n n इक्वल टू 6 नहीं आ रहा है, n इक्वल टू 6 से छोटा आ रहा है। नहीं, 6 ही आएगा, करिए अच्छे से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो। ये 100 से खत्म हुआ 2, ये 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, एन का वैल्यू 6। देखा मैं अरिजीत? 1/12 लेके कैलकुलेशन किया था। तब भी नियर बाई 6 ही आएगा। तो वो नियर बाई 6 जा रहा है। हाँ हाँ, 0.08 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट 6 आ जाएगा। ठीक है अरिजीत? हाँ सर। अब परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करते हैं अगर आपसे, तो ये 10 मोल था, 10 मोल से 6 मोल बना है, डेट मीन 60% डिसोसिएशन हुआ। देवार्गो ये क्लियर है? हाँ सर देवार्गो, क्लियर है। ओके। सर अभी क्लास लीव कर सकता हूँ थोड़ा, एग्जाम है। करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए, देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन पर यूनिट डिसोसिएटेड को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत बार पूछा गया है जेईई मेंस में, है ना, कि अल्फा का वैल्यू ना इन बिटवीन 0 to 1 होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। हमें अल्फा का वैल्यू Kp और P के टर्म्स में निकालना है एक्सप्रेशन के टाइप में। आप क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं कि t इक्वल टू 0 पे कुछ भी अगर मोल नहीं गिवन है तो मैं इसके मोल को 1 पकड़ लूंगा। ये 0 और 0 है। इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ से डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे। ये एक्स है और ये एक्स बना होगा। अब अल्फा का वैल्यू क्या था? मोल डिसोसिएटेड बाई यूनिट मोल को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, है ना। तो एक्स का वैल्यू अल्फा के इक्वल आया, तो हमने एक्स को अल्फा से प्लेस कर दिया। इसको अगर हम पी जूम कर लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा? मोल बोले फ्रैक्शन, आपका दैट इज इसका मोल
तो बोले वॉइस क्लियर नहीं था इतना देर। अच्छा, अभी क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? अभी ठीक है। x इक्वल टू अल्फा से बोल दीजिए। ओके, तो अल्फा एक्स इक्वल टू इक्वल्स टू अल्फा जो आया था, मैंने एक्स की जगह अल्फा से रिप्लेस कर दिया इसको, और इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल हमने कैलकुलेट कर लिया, इन सबको ऐड करेंगे ना तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब अगर हमें टोटल पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो ये मोल है, इंडिविजुअल मोल, और ये टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा क्या बताएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू पी है टोटल प्रेशर, है ना? ये अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इनटू पी टोटल प्रेशर, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू पी, ये भी अपना टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। अब केपी का एक्सप्रेशन क्या होता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अगर 2 रहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, और इस एक्सप्रेशन से हम अल्फा के टर्म्स में एक रिलेशन लिख देते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट केपी बाई पी प्लस केपी के इक्वल आ गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत एक बार देखना इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? तो सर बोले ये अरिजीत, याद रखे। याद नहीं रखना, ये पैटर्न हमें समझना है। क्या याद रखना है? तो हमें पैटर्न समझना है। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो याद है, मतलब ऐसे बनता है तो हर हाँ, बार ऐसे ही करे। लेफ्ट, हाँ हर बार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ का डेटा चेंज कर दिया ना, या आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि जब 1 1 1 रहे ना तो ऑलवेज आंसर यही आएगा। ठीक है, नहीं सर, हेलो, बेसिक वाला ही याद करते हैं, लेफ्ट वाला ही पूरा प्रोसेस से चलेंगे। हाँ प्रोसेस से ही चलेगा। अगर 1:2 रहे ना तो उसके इसमें ये आता है कैसे, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर? और एक बार ट्राई करिए, अरिजीत आंसर क्या है? आ रहा है आपका आंसर? ये नहीं आ रहा? तो बोले मेरा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ आ रहा। गड़बड़ आ रहा है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ फिर, है ना? देखिए, सर थोड़ा सा रुकिए फिर से। ओके ओके, एक बार ट्राई करिए। और बच्चे एक बार ट्राई करिए, क्या है आंसर, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, आंसर आ गया। आ गया ना? तो थोड़ा सा ना, वो मत करना, जल्दबाजी मत करना, आराम से करोगे सब हो जाएगा सॉल्व, है ना? पेपर के टाइम में भी ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी मत करने लगना, आराम से कूल होके करना है। ठीक है, ठीक है अरिजीत, हेलो। हाँ सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बार ट्राई कर लीजिए।
12 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हेलो, सर ये लास्ट वाला एक बार करते हैं। ओके लास्ट वाला कर लीजिए। नहीं, इससे नीचे वाला बुक वाला। ओके ये कर लीजिए 23। ये एक्चुअली आयनिक से भी रिलेटेड होगा, है ना? कर लीजिए फिर भी। ये केएसपी से रिलेटेड वाला कंसेप्ट है, ठीक है? ये अलग पैटर्न का लग रहा है कुछ। अलग पैटर्न, ये आयनिक करोगे तब होगा। ये कर लो अभी। आंसर सर रुकिए थोड़ा। रुका हूँ भाई, कर लीजिए आराम से। थ्री आ रहा है। और है ना? चलिए देन नेक्स्ट कंसेप्ट की अपन बात करेंगे, है ना? तो नेक्स्ट है अपना कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मल से, लॉजिक समझना है क्या अप्रोच रहेगा। तो सपोज हमारे पास कोई एक एन गैसियस रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा है Na गैस में। तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे ना हम इसके 1 मोल को कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट कभी कुछ भी नहीं है तो इनिशियल मोल 1 आ गया।
इक्विलिब्रियम पे इस 1 से x पार्ट डिसोसिएट होगा, है ना। अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो अल्फा इज x/1, हम क्या बोलेंगे, x का वैल्यू अल्फा के इक्वल है। तो जहां जहां x था ना, हमने वहां पे अल्फा रख दिया, ये 1 माइनस अल्फा है, ये n अल्फा बन जाएगा। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम जो होगा ना, वो इन सबको ऐड करने से बनेगा 1 प्लस अल्फा टाइम ऑफ n-1 आ गया, है ना। अब एक लॉजिक समझना कि वेपर डेंसिटी जो होता है ना, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, दैट मींस ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल है। वेपर डेंसिटी और मोल में अगर रिलेशन निकाले ना, तो वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर एज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे जो वेपर डेंसिटी था वो कैपिटल D, और हमने इसको D थ्योरेटिकल एज्यूम कर लिया। अब t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे जो वेपर डेंसिटी है इसको हमने स्मॉल d और d एक्सपेरिमेंटल लिख दिया। तो कैपिटल D जो होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पे मोल 1 था तो हमने इसको 1 लिख दिया। स्मॉल डी जो इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी है, वो मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/1 प्लस अल्फा टाइम ऑफ n-1 आया होगा। और इन दोनों एक्सप्रेशन को ना हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू d माइनस डी होल डिवाइडेड बाई d टाइम ऑफ n-1। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आपका? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन सर नहीं है। नहीं है। अब इसी d को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, d क्या था, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में एक रिलेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, है ना। या फिर मैं इसको भी मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिख सकता हूँ, है ना। ये d था स्मॉल d, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 इंटू डेल्टा n। तो हम सिंपल से एक फंडा बनाएंगे कि अल्फा अगर कहीं पे पूछ ले और वेपर डेंसिटी अगर गिवन है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, d माइनस डी अपॉन डी टाइम ऑफ डेल्टा n लगाएंगे। और किसी कंडीशन में अगर कॉफिशिएंट अगर गिवन है ना, तो रिएक्टेंट जो ऊपर अपने डेटा लिखा है ना, उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ये बाकी फॉर्मूले सेम है, बट रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n1 टाइम ऑफ d माइनस डी, है ना, क्योंकि ये n1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 1 की जगह वैल्यू क्या आ गया, n1 आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है भाई? एक पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, एक बार कंफर्म करिए। हेलो? सर नहीं है। नहीं है। अब इसके बेसिस पे दो न्यूमेरिकल है नीचे लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करोगे आप लोग? हेलो? हाँ सर करेंगे ट्राई। ओके, एक बार ट्राई कर लीजिए। सर पहला वाला में कैपिटल डी 250/2 आ रहा है। 250/2, तो आपसे ये पूछा मॉलिक्यूलर वेट पूछा है ना, वेपर कैसे लिखा? डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। हाँ तो 250 आ रहा है। 250। सेकेंड वाला सॉल्व करिए। सर अप्रोक्सली आ रहा है इतना ही। ओके, नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन कोसेंट।
तो रिएक्शन कोसेंट जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है ना? अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जस्ट लाइक द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसे डिफाइन करते हैं ना, सेम उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि Q का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? तो अगर कहीं पे Q का वैल्यू K के इक्वल आ गया ना रिएक्शन कोसेंट का वैल्यू, देन हम क्या बोलेंगे? जो हमारा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था। इफ K इज लेस देन Q इज लेस देन K है ना, रिएक्शन कोसेंट इज लेस देन K, दैट मींस ये Q क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा मोस्ट स्टेबल कंडीशन में, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन का नेचर क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ Q इज ग्रेटर देन K, तो रिएक्शन का टेंडेंसी क्या रहेगी? K की तरफ मूव करने की, क्योंकि K क्या था? स्टेबल कंडीशन है ना? तो यहाँ पे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो, तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है ना? ये सॉरी क्वेश्चन गिवन है, आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछा है कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड आ रहा है। चलिए देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस चैप्टर का, वो है हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, फिक्स है ना? किसी न किसी शिफ्ट में रहेगा ही रहेगा। इवन 50% शिफ्ट में क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है ना, सिंपल समझिएगा एक लॉजिक कि अगर किसी भी सिस्टम में, है ना, इक्विलिब्रियम में अगर हम चेंज करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि कंसंट्रेशन चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो या वॉल्यूम चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम क्या करता है? उस चेंज को नलीफाई करने के लिए ना खुद को एडजस्ट कर लेता है ना? सिंपल समझिएगा, जब भी अगर हम इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ either any quantity, concentration, temperature, pressure, volume, the equilibrium will shift in a direction so as to undo the effect of the change in force. सिंपल सा ये फंडा लगाएंगे कि चेंज को नलीफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम खुद को रीअरेंज कर लेता है। अब इसका इफेक्ट क्या क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो हमें अलग अलग फैक्टर को लेके कंसीडर करना है। ध्यान से समझिएगा इस फंडे को, है ना? पहला है इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम और इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा हुआ ना A टू B है, तो अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देना, तो इक्विलिब्रियम इस चेंज को अंडू करने के लिए कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में बढ़ाता हूँ तो इस चेंज को हटाने के लिए, है ना, रिएक्शन कहाँ जाएगा? मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक बनाते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा, देन हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड में। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? हेलो, नहीं है। नहीं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहीं पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना? ये लॉजिक लगाते हैं। तो जब भी हम कहीं पे प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना? अगर हम कहीं पे प्रेशर बढ़ाते हैं सिस्टम का तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, है ना?
जहां पे नंबर ऑफ मोल्स में डिक्रीमेंट देखने को मिले, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो? सर नहीं है। नोट का पहला पॉइंट, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 रहे ना, तो डेल्टा एनजी 0 में हमने एक लॉजिक सीखा था कि एक्स प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रहता है। तो फॉर डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0 में ना, ये प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रहेगा। प्रेशर में कोई भी चेंज करिए या वॉल्यूम में कोई चेंज करिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में फेवर करेगा जिधर मोर डेंसर सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, है ना। इसका डेंसिटी हाई है, इक्विलिब्रियम हमेशा उधर ही मूव करेगा। जैसे आयरन सॉलिड से आयरन लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम जा रहा था, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, है ना, तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी किसका है सॉलिड और लिक्विड में? सॉलिड का। तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ग्रेफाइट और डायमंड में मोर डेंसर कौन है? डायमंड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब वाटर के सॉलिड और लिक्विड फेज में ना ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? अरिजीत, आइस और वाटर में ज्यादा डेंसिटी किसका है? वाटर का। वाटर का, है ना। इसलिए आइस फ्लोट करता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सर वो एक्चुअली आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो हाँ, इसलिए पोरस केज लाइक स्ट्रक्चर, वही वाला लॉजिक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है भाई? सर नहीं है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए ना हम वही फंडा यूज करते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था थर्मोडायनामिक्स में ना, बेंट ऑफ फैक्टर वाला, कि ln k2 by k1 इक्वल्स टू डेल्टा h by r 1 by t1 minus 1 by t2, है ना। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहे ना, तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा h का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये 1 by t1 माइनस का 1 by t2 है। t2 का वैल्यू बढ़ेगा तो 1 by t2 का वैल्यू कम होगा, और 1 by t2 का वैल्यू अगर कम हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ln k2 माइनस k1 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। और k का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कोई कंफ्यूजन? अरिजीत भाई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपका? नहीं है। सेम अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू है ना। अब ये अगर निगेटिव है, इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। के का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ही है कि रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे अरिजीत? अरिजीत, सर नहीं है। तो हमें एक सिंपल सा फंडा ये याद रखना पड़ता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का नेचर बैकवर्ड जाएगा। लास्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। अब इनर्ट सब्सटेंस का जो एडिशन है ना, आइदर हम या तो कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे, है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड अगर करता हूँ, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस ऑन टोटल कांस्टेंट प्रेशर, तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मोल इंक्रीज करेगा, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो जब भी अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिख दे कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट सब्सटेंस अगर हम ऐड कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? जहां पे मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गैस की, रिएक्शन उसी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने की टेंडेंसी शो करेगा। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया ना, तो वॉल्यूम में इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, है ना, विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। इसमें अरिजीत कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो? थोड़ा देखना पड़ेगा, रुके। एक्चुअली देखना नहीं, ये पूरा पार्ट जो है ना मैं यहीं पे बता दिया, जितने भी लिखा हुआ था ना उन सबका समराइज ये है लिखा हुआ। तो आप जब रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन के लिए आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है अरिजीत? हाँ अरिजीत, सर।
जब रिवीजन करोगे ना भाई तो आपको बस ये टेबल बनाना है एक बार, ठीक है? सर आज ही खत्म करेंगे, रिवीजन बाद में नहीं होगा। हाँ, तो ये आज ही खत्म करना है ये वाला पार्ट। ये जो है ना, ये बस टेबल लिखना है नीचे क्लियर प्रिंसिपल में। कैसे देखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से 3 टाइप के रिएक्शन थे हमारे पास, तीनों में फॉरवर्ड जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे, तीनों में कहा जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे अरिजीत? सर नहीं है। अब देखना, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे ना तो डेल्टा एनजी जो था ना वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट था, है ना? हमने जब 3 जो डेरिवेशन सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, वो इसीलिए सिखाया था आपको कि यहाँ पे इसका यूज कर सके कि अगर हम डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है तो ये वॉल्यूम और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर बढ़ाओ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 में ना ये रूट ओवर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, और एक्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहा जाएगा फॉरवर्ड, है ना? अगर एक्स का वैल्यू प्रेशर बढ़ा दो तो प्रेशर बढ़ाने से अगर वी के स्क्वायर रूट ऑफ वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पी बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कम होगा, और एक्स का वैल्यू कम हुआ दैट मींस रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? देन हम अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक्स और वी में इनवर्सली रिलेशन था, तो एक्स और पी में डायरेक्टली आएगा, तो वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो एक फंडा और याद रखना है कि जनरली जो डेल्टा एनजी 0 डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 वाला जो कंसेप्ट होता है ना, इसको अपन इंडो बोलते हैं, ये दोनों ही इंडोथर्मिक है। एंड डेल्टा एनजी लेस देन जो 0 होता है ना, इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, है ना? तो एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है। अब लास्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर में नो इफेक्ट हम लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट था। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रेशर वाला जो फंडा है ना वही यूज होगा। यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे भी क्या बोलोगे, आगे की तरफ जा रहा होगा, है ना? हाँ, दैट मींस हम कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वॉल्यूम वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग तो चलेंगे अपन, है ना? मैंने प्रेशर बोल दिया, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। नो इफेक्ट, इसमें फॉरवर्ड था वॉल्यूम बढ़ने से तो ये भी फॉरवर्ड जाएगा, इसमें बैकवर्ड था तो ये भी बैकवर्ड की तरफ जाएगा। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तीनों में ही क्या बोलोगे, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट एंड नो इफेक्ट। अरिजीत यहाँ कोई कंफ्यूजन भाई, एक बार कंफर्म करना। तो नहीं है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। पहला क्वेश्चन है ये, सॉल्व करिए, क्या है आंसर, रीड करिए क्वेश्चन को, कुछ अगर दिखता है आपको ऑप्शन तो आंसर बताना है। सर सॉलिड डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? नहीं, सॉलिड हमेशा हमें हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस के रिगार्डिंग ही बात करनी है। हमेशा हमें हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस के अकॉर्डिंग तो ही डिसीजन लेना है, ठीक है अरिजीत? आंसर अरिजीत भाई, आंसर बताइए क्या होगा, क्या क्या लग रहा है आपको? तो बोल रहे क्या? गैस हटाने से तो डिस्टर्ब होगा, होगा, सही बोल रहे हो। और तो सॉलिड हटाने से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना?
नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हो, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो? सॉलिड का तो इसमें आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन सर, आपको पूछे तो आप बोले कि ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस को देखना है, हाँ तो उसी को देखना है तो ना। हम सोचे कि वो आंसर होगा, इसलिए न, थोड़ी सा गड़बड़ हो गई, नहीं तो पहले ही नहीं ये नहीं बोले थे नहीं, तो। पहले बोले थे तो सही बोले थे। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड कर रहा है? जो मोर रिएक्टिव है ना, तो मोर रिएक्टिव के रेफरेंस में सॉलिड लिक्विड में कुछ भी सर चेंज मैं करो सोच कोई इफेक्ट नहीं दिखने हाँ वाला। सर, मैं सोच लेते कि आंसर उसमें डिपेंड कर रहा है, नहीं बाद ये में कब जब बोला। करिए, हाँ ये वाला करिए देन मेंस ठीक। 25 का। तब तक मैं ये मेंस 23 है, मैं मेंस 25 का एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, है ना। 25 में क्वेश्चन ये पूछा गया, सेम क्वेश्चन था, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। लैंग्वेज है क्वेश्चन का, एट इक्विलिब्रियम upon addition of xenon gas, upon addition of xenon gas at constant temperature and pressure, concentration of the concentration of halogen given the Cl5 PCl3 and Cl2 remains constant, remains constant। B ऑप्शन है, Cl3 will increase। सर बोले हीलियम गैस इनर्ट गैस है, तो एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, लास्ट वाले का आंसर लास्ट का ए होगा। लास्ट का ये होगा। अच्छे से देखिए एक बार, पहले वाले का आंसर क्या आता था? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज, एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। दूसरा, हीलियम विल डीएक्टिवेट PCl5 एंड रिएक्शन विल स्टॉप। ये तो हो नहीं सकता, है ना। द इक्विलिब्रियम विल गो बैकवर्ड ड्यू टू suppression of dissociation of PCl5। The equilibrium will shift in forward direction and more of Cl2 and PCl gas will be produced। Answer सर ऑप्शन ए लगा। ऑप्शन ए लगा है। ओके, सेकेंड वाले का आंसर सर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका भी तो इनर्ट रिमेंस गैस कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन तो है ना। ने दोनों है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे दिया ना भाई। तो एक एक सी गैस, ये तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहता था तब रिमेंस कांस्टेंट होता था ना। अगर प्रेशर पे रहेगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। और इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एनजी की बात करें तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव ना अरिजीत? हाँ सर, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ ये वाला देखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? Cl3 और पीसीएल3 और Cl2 का सीएल2 इंक्रीज बढ़ेगा। करना चाहिए। हाँ तो Cl2 इंक्रीज है नहीं है, एक ही दिया और PCl3 इंक्रीज, तो आंसर हो गया क्या अपना? बी हो जाएगा। हाँ हाँ, और लास्ट का भी, लास्ट का 48 हीलियम में अगर एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्या लिखा है? द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आइदर हम कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ मेंशन तो है नहीं ना। अगर हाँ, तो उस कांस्टेंट हिसाब से वॉल्यूम पे ऑप्शन रहेगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा देन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोल रहे थे हाँ भाई। सर। हाँ और अगर कांस्टेंट प्रेशर लेके चलोगे ना, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे?
इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, इस वाले के अकॉर्डिंग टू अगर चलेंगे तो फिर आंसर डी हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है अरिजीत? तो ये आंसर क्या दिया हुआ था? आंसर आई थिंक एक बार इसमें वो किया गया था, चैलेंज किया गया था क्वेश्चन में, है ना, तो पहले आंसर ए था, फिर आंसर ए और डी दोनों हो गया। क्लियर है? हाँ सर ठीक है तब। चलिए देन एक और क्वेश्चन करते हैं मेंस 25 का। लेक्चर से एक और क्वेश्चन पूछा गया मेंस 25 में, है ना। गिवन वैल्यू है, एक इक्वेशन गिवन था CO गैसियस, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये भी गैसेस फॉर्म में थे और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CH4 गैस में और H2O गैस में। तो अगर बोल रहा है कि प्रेशर हम ना इंक्रीज करते हैं, ओवरऑल सिस्टम में जो प्रेशर लगा है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2 फोल्ड, है ना, अगर हम प्रेशर को ट्वाइस कर देते हैं, देखिएगा प्रेशर जो है ना वो 2p कर दिया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। डन, 4-5 स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentration of reactant and product increases. Second option है equilibrium will forward direction, मैं सिंबल से लिख दूं अरिजीत? हाँ सर आप ऐसे लिख अरिजीत दीजिए। सिंबल लिख दूं ना, चलेगा ना? हाँ हाँ एक बार बोल रहे हाँ या ना? हाँ सर चलेगा। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, है ना, since concentration of product increases। थर्ड ऑप्शन ये गिवन है। डी ऑप्शन गिवन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनचेंज, ये अनचेंज दिया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनचेंज एट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमेन सेम। और इसके बाद ऑप्शन गिवन है कि भाई कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको देख के बता दीजिए कि आपको कौन बी और सी। बी और सी आपको लग रहा है कांस्टेंट करेक्ट है। ओके, एक बार देख लेते हैं। अब इसमें डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालोगे ना, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या लग रहा है आपको? सर नेगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है ना। तो डेल्टा एनजी अगर निगेटिव है और हम प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं, है ना, डेल्टा एनजी अगर सर निगेटिव वो है और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू बढ़ा रहे होता हैं, है। तो डेल्टा एनजी निगेटिव में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ पी, यही था ना? नहीं, पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी के यही था ना भाई? प्रोपोर्शनल था। हाँ हाँ पी के डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल। एक तो ये करेक्ट हो गया, बी मेरा करेक्ट हो गया, है ना। अब अगर हम बी को करेक्ट लेके चलते हैं, अब इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू अगर चलेंगे कि डेल्टा एन जी इज निगेटिव, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर अपने बढ़ाया है ना। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यही लॉजिक था ना भाई? हाँ सर। यही लॉजिक था ना। तो प्रेशर हाँ बढ़ाओगे सर। तो जहां लेस वॉल्यूम रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग टू करेक्ट है ना। हेलो? सर रिएक्टेंट कैसे इंक्रीज कर रहा है? प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट नहीं इंक्रीज कर रहा प्रोडक्ट है ना। इंक्रीज करेगा, सही बोल रहे हो आप। सही बोल रहे हो आप, है ना। अगर हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, पी से 2p अगर कर दिया,
ठीक है, और आगे देखते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन गिवन है इसमें। सी ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंक्रीजेस की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये ना भाई। हाँ सर। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए बी और सी बोले थे, बी और सी सही लगा। बी और सी सही लग रहा है। ओके, सब कांस्टेंट रहने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा नहीं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा, ये तो सही बोल रहे हो आप। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक सेकंड वेट करिएगा, है ना। डी तो होगा नहीं, ये तो समझ में आ रहा है अपने को। मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। अरिजीत, हाँ सर क्लियर है। ओके। एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। नहीं सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर हम फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट हम कुछ ऐड तो कर नहीं रहे ना यहाँ पे। हाँ सर, अगर मैं बढ़ेगा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, कंसंट्रेशन। लॉजिक समझना, देखिएगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे ना तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल सकते हैं, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है भाई? हाँ सर, बोल सकते ही है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो चल रहा हूँ कि ट्वाइस अगर कर दिया तो वॉल्यूम अभी डिक्रीज होगा उसी रेशियो में। तो अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर दे रहा हूँ कंटेनर का, तो अब कम वॉल्यूम में हम क्या बोलेंगे, मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज करेगा। कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो। ठीक है, तो ऑप्शन सी के बारे में कुछ। तो ऑप्शन सी फिर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये बोला है सिर्फ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ रिएक्टेंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम में चेंज कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बढ़ रहा है ना। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, बट हाँ, तो वो किस रीजन से बढ़ रहा है, वो तो नहीं नहीं नहीं, जिस मेरा। रेशियो में प्रोडक्ट बढ़ेगा, सुनो यहाँ पे, जिस रेशियो में प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा ना, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है, वो तरकीब ये समझ समझ गए। में आया? हाँ, ए समझ गए कैसे हुआ। तो सी भी तो होना चाहिए, तो सी क्यों नहीं हो रहा, वो समझा सी में दीजिए। सिर्फ वो, सी में सिर्फ बोला है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट भी बढ़ेगा ना। आप बोले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ इंक्रीजेस, सी ऑप्शन में बोला है कि सिर्फ प्रोडक्ट बढ़ने के ऐसा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं होगा ना, रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? जिस रेशियो ठीक में है, समझ प्रोडक्ट गए। बढ़ रहा है, जिस प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसी रेशियो में रिएक्टेंट भी बढ़ा होगा, तो उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो गया। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, बुक से अभी अभी बुक खोले तो बुक में दोनों ऑप्शन ही अवेलेबल है, ए बी और बी सी। तो ए और बी जो है ना, मेरे कुछ समझ से ना यहाँ पे ये मोर करेक्ट रहेगा। क्यों सी में मैं क्यों फोकस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे समझना है। इसके पीछे मैं लॉजिक ये लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ेगा ना। हेलो। हाँ सर, प्रोडक्ट सिर्फ नहीं बढ़ेगा, दोनों रिएक्टेंट बढ़ भी रहा है। बढ़ेगा। अगर दोनों बढ़ेगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग टू जाएंगे। अगर ये दोनों लिख देते ना तो हम बोलेंगे बी और सी भी करेक्ट होगा,
तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? सर, हाँ सर। चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है 20 का, एक बार करेंगे इसको भी सॉल्व, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा आज का चैप्टर। ये हेलो अजीत, मेरा वॉइस क्लियर है? कर रहे तब कर रहे। करिए करिए। अब अरिजीत, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना हम एक और पॉइंट भी बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना, वो वन एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट था, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर के वैल्यू के अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए इसको एक बार ट्राई, इसको एक बार ट्राई करिए, आंसर क्या आएगा। अरिजीत भाई आंसर बताइएगा क्या। ऑप्शन बी, लोअरिंग द टेम्परेचर। लोअरिंग द टेम्परेचर। अब क्या बोला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 कैन बी इंक्रीज्ड। तो इसका डिकम्पोजिशन कब बढ़ेगा, जब बैकवर्ड जाएगा। तो बैकवर्ड के लिए लोअरिंग द टेम्परेचर करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन बताएंगे। इसमें डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कंडीशन पूछ रहा है इन चारों के लिए। दिखा दीजिए, तो टेबल दिखा दीजिए। एक बार टेबल दिखा दो, लो टेबल देख, सब कुछ इसी टेबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर, देख रहे हैं एक बार टेबल। सब कुछ इसी टेबल पे डिपेंड करेगा। अगर आपने ये टेबल अच्छे से अभी नोट डाउन कर लिया ना, आज की क्लास के बाद नोट डाउन कर लेना। और जो भी क्वेश्चन है ना, लिस्टलियंस के 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीवाईक्यू में। इस चैप्टर का रिवीजन कैसे करेगा अरिजीत, मैं फिर से एक बार हिंट दे रहा हूँ, है ना। एक लिस्टलियंस पे फोकस कर लेना, एक अल्फा का जो रिलेशन था उस पर फोकस कर लेना, और के 5-6 क्वेश्चन कर लेना, है ना। लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन जो है ना, लास्ट 5 ईयर के अगर क्वेश्चन देखोगे ना, तो यहाँ 25-30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको इस चैप्टर में, है ना। मैक्स टू मैक्स 40 क्वेश्चन, हाँ सर, देख लीजिए पेज। है ना। तो ये चैप्टर ना रिवीजन कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे, तो हाफ एन आवर लगेगा या 20 मिनट लगेंगे आपको इस थ्योरी को रिवाइज करने में, ओनली 20 मिनट्स। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 घंटे, मतलब 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका, और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म पूछेगा आपसे, है ना। चलिए, तो ये कंडीशन आपसे पूछा है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ये वाला ही क्वेश्चन नहीं, ये वाला है ना। अब इंक्रीज डिक्रीज जो लॉजिक है ना, वही पूछा गया। ये मेंस 25 का क्वेश्चन था, जेनोन ऐड करने के बाद, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि PCl5 विल बी कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2
and delta H for the reaction is 200 kilocalorie, then favorable condition for the formation of Cl2R. इन चारों में क्या करने से Cl2 का अमाउंट बढ़ेगा? फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cl2, है ना? अगर मेरे को Cl2 का अमाउंट बढ़ाना है तो इंक्रीजिंग, पहला केस में इंक्रीजिंग, पहला वाले में PCl5 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। PCl3 को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, है ना? प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एन पे। डेल्टा एन का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 था, है ना? तो ग्रेटर देन 0 में टेबल का पॉइंट अभी याद है आपको या भूल गए? बढ़ने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, बढ़ने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और टेम्परेचर कैसा रहेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है, पक्का? प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है, प्रेशर में डिक्रीमेंट देखना पड़ेगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव था या नेगेटिव था? हाँ सर, अरिजीत? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, एक मिस्टेक कर दी आप, है ना? चलिए, देन लास्ट पॉइंट आज की क्लास का कि सेम फंडा ना हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी अप्लाई करते हैं। अब वाटर लिक्विड से वाटर गैस जा रहा है तो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है? गैसेस है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना? तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वाटर लिक्विड और वाटर गैस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर हम प्रेशर बढ़ा दे तो मोर वाटर विल बी फॉर्म या मोर गैस विल बी फॉर्म। तो आंसर क्या बोलोगे? मोर वाटर विल बी फॉर्म। कोई कंफ्यूजन? नहीं है कोई कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है? अगर मोर वाटर फॉर्म हुआ तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेम फंडा अगर वाटर सॉलिड में है, मतलब आइस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है ना? तो यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू ना जाके हम थोड़ा सा ना डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। डेंसिटी कम किसका है? आइस का। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना? तो मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड, सो मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेस। कोई कंफ्यूजन? नहीं है। तो यहाँ पे मतलब एक और गैस के केस में भी वाटर में आएगा, सॉलिड के केस में भी वाटर में केस में भी वाटर में जाएगा, है ना? अब इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, है ना? कि जब दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ अगर चल रहा है देन क्या करना है ना? तो हमें क्या करना है कि जो भी मोल अगर कॉमन बनेंगे ना, जैसे बी यहाँ से भी मिल रहा है, बी यहाँ से भी मिल रहा है, तो इसके डिसोसिएशन से एक्स मिला, इसके डिसोसिएशन से वाई मिला, तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखेंगे, है ना? और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो दोनों kp के वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा जस्ट, तो kp1 बाई kp2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बाई वाई के इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत? नहीं है। नहीं है ना? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, है ना? ये मेंस का ही क्वेश्चन है, तो हमने सेम लॉजिक लगाया, दो इक्वेशन लिख लिया है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लोगे इसको? अभी करेंगे ट्राई? कौन से ट्राई करेंगे? अभी करोगे या बाद में करोगे? सर अभी करते ही है। हाँ, अभी करिए इसको ट्राई, अच्छे बच्चे की तरह अभी करिए ट्राई, है ना? 2 मिनट का टाइम है अभी आपके पास। मुझे 9 बजे लगा दो, 9 बजे, 9 बजे ही मान के चलिए। 9 बजे रही तो टाइम पे आपने कल उसका ये अंग्रेजी में वैसे लगाया है इसमें छुट्टी लेने वाला होता है मेरी, आप भी तो लेने वाले छुट्टी? हाँ बस मैं आज बोल रहा बिना नहीं भी लगा हेलो अरिजीत, ये हो गया भाई आंसर? अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना।
एक्स वाई वाई का वैल्यू अल्फा बाई बीटा आ रहा है, एक्स वाई वाई का वैल्यू अल्फा बाई बीटा आ रहा है क्या अरिजीत? अरिजीत यही है ना भाई, एक्स वाई वाई इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ना, AP1 का वैल्यू हाँ सर एक्स आ है, गया, इसका ऑप्शन भी आ रहा है, ऑप्शन भी आ रहा है। ऑप्शन भी आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे की तरह आ गया होगा, है ना। अब इसका जो एक्सप्रेशन है ना, ये अपन ने अभी थर्मोडायनामिक्स में किया था कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log Q। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू 0 लेते हैं, तो Q का वैल्यू K लेते हैं, तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या आता था, माइनस का RT ln K, है ना। और वही यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन आ जाएगा कि अगर K का वैल्यू आप 1 लोगे ना, तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चलोगे, तो इसमें डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या आया, निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अगर K का वैल्यू लेस देन 1 है, तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू पॉजिटिव, दैट मींस रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अब एक डेल्टा जी नोट और डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट में एक रिलेशन था, ये भी अपने थर्मो में पढ़ा है ना। तो एक रिलेशन बनता है log k इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा एच नोट बाई 2.303 RT प्लस डेल्टा एस नोट बाई 2.303 RT। क्वेश्चन में ये दोनों डेटा गिवन रहेंगे, आपसे k का वैल्यू पूछ लेगा। कर लोगे ना भाई अरिजीत? हाँ सर। अरिजीत ये हो जाएगा ना। तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप इसमें मैं PYQ के जो अभी 25 के क्वेश्चन है ना, वो भी काट के इसमें अटैच कर दिया है। मैं यही PDF आपको अभी भेजने वाला हूँ, है ना। तो आप एक बार रिवाइज करके इन क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर लीजिएगा। मेंस 25 के क्वेश्चन अटैच्ड है। क्लियर? क्लियर है ये? भाई ये PDF भेज देंगे तो ये वाला पोर्शन आज ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी ही भेज दे रहा हूँ, है ना, जैसे क्लास खत्म करूंगा भेज दे रहा हूँ। आज ठीक है? को तो पूरा, आज को तो बेसिक चल रहा था, तो आयोनिक नेक्स्ट दिन चलेगा तो वो अच्छा है थोड़ा सा। हाँ आयनिक अच्छे से चलेगा, उसमें भी इसी सबका एप्लीकेशन दिखेगा। मतलब आयोनिक थोड़ा सा हार्ड है। नहीं नहीं आसान है, अच्छे से अप्रोच बना के पढ़ेंगे, आसान है ना। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आपको हो जाएगा सॉल्व, टेंशन मत लो। तो मैं ये ठीक PDF है। अभी भेज दे रहा हूँ, चलो बाय बाय। हाँ सर। ठीक है, ठीक, चलो।